हेलो बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हमारे इतिहासकार। तो इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार वे लोग होते हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, जो हमारे इतिहास की बीती हुई बातों के बारे में खोज करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और उसे एक व्यवस्थित रूप देते हैं, संकलित करते हैं, ताकि अगर कोई पढ़े तो उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में जान सके कि उस समय समाज की व्यवस्था कैसी थी, कौन सा राजा यहाँ शासन करता था, कैसे कैसे शासन होता था, लोगों का खान पान कैसा था, संगीत और कला में क्या बातें होती थी, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले इतिहासकार का नाम पढ़ रहे हैं वो है के.पी. जायसवाल, एस अल्तेकर। तो यहाँ आप किताब को जरा सा देखते हैं कि करीम का सवाल है कि पटना जिला स्थित मध्य विद्यालय अकबरपुर के बच्चे पटना में कुम्हरार में मौर्यकालीन अवशेष देखने के लिए घूमने आए हुए थे। कुछ बच्चों की नज़र चमकीले लाल पत्थर के स्तंभ पर गई। एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, क्या यह अशोक का स्तंभ वही स्तंभ है जिसके बारे में हम लोग अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं? तो बच्चों, आपको याद है अध्याय 9 में क्या था? अध्याय 9 का नाम याद है या नहीं? तो अध्याय का 9 का नाम था प्रथम साम्राज्य। तो शिक्षक ने कहा कि हाँ, यह खुदाई से निकली है। तपाक से करीम ने पूछा कि यह खुदाई किसके द्वारा और क्यों कराई जाती है? तो शिक्षक ने करीम की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि इतिहासकार खुदाई में मिले इन्हीं अवशेषों के आधार पर हमारे इतिहास के बारे में, हमारे अतीत के बारे में जानकारी देते थे। आप अध्याय 14 में बिहार के 2 ऐसे ही महान इतिहासकार के बारे में जानेंगे, जो अध्याय 14 में अभी पढ़ने जा रहा हूँ। तो इसमें नाम है काशी प्रसाद जायसवाल, और इनका जो ये पीरियड मेंशन किया गया है 1882 से लेकर के 1937 ईस्वी। ठीक है। तो काशी प्रसाद जायसवाल मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनकी कर्मभूमि पटना थी। ये पेशे से तो अधिवक्ता वकील थे, लेकिन इनकी ख्याति भारतीय इतिहास और संस्कृति के महान विद्वान के रूप में ज़्यादा हुई है। हिंदू राजतंत्र, प्राचीन भारतीय राजतंत्र पर इनके विचारों, लेखों एवं पुस्तकों ने इतिहास लेखन में क्रांति ला दी। कई पुराने विचार समाप्त हो गए और उनकी जगह पर काशी प्रसाद जायसवाल जी के विचार माने गए। काशी प्रसाद जायसवाल की आर्थिक स्थिति बचपन में अच्छी नहीं थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही लंदन मिशन स्कूल, इसका नाम आजकल है बाबूलाल जायसवाल हाई स्कूल में हुई। इनके व्यक्तित्व पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इनका मन पैतृक व्यवसाय में नहीं लगा। तब इन्होंने 25 वर्ष की आयु में इंग्लैंड जाकर पढ़ने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए की डिग्री हासिल की। अगले साल बैरिस्ट्री भी पास की। बैरिस्ट्री की परीक्षा वही होती है जो अपने देश में एलएलबी का एग्जामिनेशन होता है वकील बनने के लिए। उस समय में लोगों को बैरिस्ट्री का एग्जामिनेशन इंग्लैंड जाकर के देना होता था, तभी वो वकील कहलाते थे। लंदन में ही इनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और सावरकर आदि से हुआ। तो बच्चों, आपको नाम याद होगा, ये लाला हरदयाल और वीर सावरकर ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं, फ्रीडम फाइटर्स के नाम हैं। 1910 ईस्वी में स्वदेश लौटकर कलकत्ता में इन्होंने वकालत शुरू किया। आगे चल कर के कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाने लगे। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करो। इन्होंने वकालत का काम शुरू किया और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ये हिस्ट्री पढ़ाने लगे, परंतु क्रांतिकारी विचारों के कारण इन्हें सरकार ने पद त्यागने के लिए, रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर 1919 में इनसे पटना विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग का रीडर बनने का आग्रह किया गया। किसी भी यूनिवर्सिटी में रीडर पोस्ट जो होता है वो उस विभाग के विभागाध्यक्ष एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का होता है। अंततः पारिवारिक आवश्यकताओं और सरकार की गलत नीतियों के कारण उन्हें
विश्वविद्यालय छोड़कर वकालत से ही अपनी जीविका चलानी पड़ी। ये हिंदू कानून के मर्मज्ञ एवं आयकर के इनकम टैक्स के स्पेशलिस्ट वकील थे। अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद प्राचीन भारतीय इतिहास पर ये लगातार शोध कार्य रिसर्च करते रहे। जायसवाल साहब पुरालिपि और प्राचीन मुद्रा के ज्ञाता थे। ये अपनी जेब में अनपढ़ा प्राचीन सिक्का भी रखते थे ताकि फुर्सत के क्षण में इसे पढ़ा जा सके। तो देखो बच्चों, उनकी रुचि कितनी ज़्यादा थी हिस्ट्री में। लेकिन ऐसा होता है लाइफ में कि आपको अपनी जीविकोपार्जन चलाने के लिए कुछ और काम करना होता है और अपना पैशन, अपना प्रेम या जो हॉबी है उसे जिंदा रखने के लिए आपको अलग से समय निकालना नहीं होता। लेकिन अगर आपको हॉबी, पैशन से संबंधित ही कोई काम मिल जाए जीविका चलाने के लिए, तो सोचो आप कितनी तरक्की करोगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर कई शोध कार्य करके इन्होंने हिंदू कानून पर मर्मज्ञता हासिल कर ली। आप लोगों में से कुछ बच्चों ने मनुस्मृति का नाम सुना हो, शायद नहीं सुना, कोई बात नहीं, तो बाद में हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जायसवाल साहब बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। इस संस्था द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिका के आजीवन संपादक भी रहे। पटना संग्रहालय की स्थापना भी इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। इस संग्रहालय का भवन मुगल राजपूत कला का सुंदर उदाहरण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बिहार इतिहास परिषद की भी इन्होंने स्थापना की। ये कई समितियों के सदस्य रहे एवं कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये काफ़ी निर्भीक और मिलनसार व्यक्ति थे। इनके साथ राहुल संकृतायन, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं रामधारी सिंह दिनकर के काफ़ी नज़दीकी संबंध थे। ये कई सम्मेलनों एवं संस्थाओं के सदस्य और अध्यक्ष रहे। 1924 में इनकी पुस्तक हिंदी पॉलिटी प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने भारतीय इतिहास को देखने के नज़रिए में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत को उजागर करते हुए साबित किया कि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेसी उत्तर वैदिक काल से ही थी। इन्होंने अकाट्य तर्क दिया कि प्राचीन भारत में निरंकुश राजतंत्र नहीं था, बल्कि संवैधानिक और उत्तरदायी का मतलब है रिस्पॉन्सिबल राजतंत्र था। इस पुस्तक के दो भाग हैं। प्रथम भाग में प्रजातंत्र का विवरण है और दूसरे भाग में राजतंत्र का विवरण है। प्रजातंत्र दैट इज डेमोक्रेसी, राजतंत्र का मतलब है मोनार्की। केपी जायसवाल की दूसरी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 150 ईस्वी से लेकर के 350 ईस्वी तक के बारे में है। ये किताब 1930 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में कुषाण साम्राज्य के अंत और गुप्त साम्राज्य के बीच की अवधि पर प्रकाश डाला गया है। इन्होंने साहित्यिक ग्रंथ, अभिलेख एवं सिक्कों के आधार पर गुप्त साम्राज्य के पूर्व नाग और वाकाटकों के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। 1934 में प्रकाशित एन इंपीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के माध्यम से इन्होंने नेपाल के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। मुद्रा शास्त्र, करेंसी समझते हो ना आप, रुपये, पैसे, मीन्स ऑफ एक्सचेंज, उस पर भी इन्होंने कई शोध कार्य किए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इन्होंने गंगा घाटी की बहुत सी मुद्राओं का विवेचन किया है। उन्होंने कुछ मुद्राओं का संबंध मौर्यों के साथ स्थापित कर नए विचार का प्रतिपादन किया, जो आज भी आलोचनाओं के बावजूद मान्य है। अभिलेखों के अध्ययन में जायसवाल साहब का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खारवेल के अभिलेख संबंधी विवाद को सुलझाना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अशोक के अभिलेख एवं राज्यरोहण की तिथि, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति तथा भुवनेश्वर मंदिर के अभिलेखों का संपादन, अयोध्या का शुंग अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, मोहरों का अध्ययन तथा अनेक अभिलेखों का तिथि क्रम के अनुसार उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर इतिहास लेखन को सुगम बनाया। डॉक्टर जायसवाल परंपरावादी ट्रेडिशनल इतिहासकार नहीं थे। इनके अंदर पाश्चात्य इतिहासकारों की तरफ वैज्ञानिक दृष्टि थी, साइंटिफिक व्यू। इनके इतिहास लेखन में अधिवक्ता की पद्धति हावी थी। अधिवक्ता की पद्धति हावी होने का मतलब क्या है कि जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा ना कर लिया जाए तब तक किसी भी तथ्य को माना या न माना जाए का निश्चय होना टेम्पररी होता है। इसके लिए क्या करना होता है, जैसे वो लोग केस स्टडी करते हैं ना, किसी भी पक्ष में दलील लेने के लिए
जीतने के लिए केस को, उसके लिए सारे फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, संबंधित सारे पक्षों से बातचीत करते हैं, गवाह के बयान सुनते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये वाली पद्धति, ये वाला मेथड इतिहास लेखन में जायसवाल जी के अंदर हावी था। ये ऐतिहासिक घटनाओं के सभी पक्षों एवं कारणों की समीक्षा के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। इन्होंने स्मिथ के विचारों का खंडन किया, साक्ष्यों के संतुलित उपयोग के आधार पर बताया। ये इतिहास लेखन में स्रोतों के सोर्सेज का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी के पश्चात ही किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते थे। काशी प्रसाद जायसवाल के इतिहास लेखन में हिंदू विचार, दर्शन, धर्म, शासन, गणराज्य एवं सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनके इतिहास लेखन में मौलिकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी झलक मिलती है, जो भारतीयों को सदैव गौरवान्वित करता रहेगा। इन्होंने विपरीत परिस्थिति परतंत्र भारत में जितना कार्य इतिहास लेखन के क्षेत्र में किया वह अत्यंत सराहनीय है, प्रेजवर्दी है, कमेंडेबल है। अब एक दूसरे साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर। डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर महान पुरातत्वविद एवं इतिहासकार थे। पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के खुलने पर इन्होंने संस्थापक, फाउंडर डायरेक्टर, संस्थापक अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दिया है। ये काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान के संस्थापक निदेशक एवं राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य भी थे। डॉक्टर अल्तेकर ने पटना विश्वविद्यालय में योगदान के पूर्व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है। इन्होंने वैशाली के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए वैशाली का अंधकार युग पर अपना शोध प्रस्तुत किया। इन्होंने वैशाली की खुदाई कर भगवान बुद्ध के शरीर विशेष स्तूप को दुनिया के सामने लाया। अल्तेकर द्वारा किए गए कार्यों का ऐतिहासिक महत्व बढ़ गया। बिहार के राज्यपाल R.R. दिवाकर द्वारा संपादित पुस्तक बिहार थ्रू द एजेस के प्रकाशन में डॉक्टर अल्तेकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुस्तक बिहार की गरिमा को रेखांकित करने में काफ़ी सफल रहा। डॉक्टर अल्तेकर बिहार सरकार के अनुरोध पर बिहार का संपूर्ण इतिहास लिखने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसी बीच इनका असामयिक निधन हो गया। इनकी योजना के बाद के इस योजना को इनके बाद के इतिहासकारों ने पूरा किया। डॉक्टर अल्तेकर पटना विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने के बाद के.पी. जायसवाल शोध संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक बने और जीवन पर्यंत रहे। डॉक्टर अल्तेकर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी सहित कई संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य रहे एवं कई पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। डॉक्टर योगेंद्र मिश्र ने अपना शोध ग्रंथ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ वैशाली उन्हीं को समर्पित किया। न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ने तो अपने भवन का नाम ही अल्तेकर भवन रखा है। डॉक्टर अल्तेकर छात्र जीवन से ही प्रतिभा संपन्न एवं अत्यंत मेधावी थे। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से संस्कृत में चांसलर मेडल प्राप्त किया एवं LLB के लिए लॉरेंस जोकिंस स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया है। इनकी नियुक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय संस्कृति विभाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में हुई। इन्होंने राष्ट्रकूटों के इतिहास पर D.R. बनर्जी के निर्देशन में D.Litt की उपाधि प्राप्त की। इनका शोध प्रबंध पुराभिलेखों और साहित्यिक स्रोतों पर आधारित था। इसके कारण इनकी ख्याति एक इतिहासकार के रूप में फैली। अपने अथक प्रयास से इन्होंने 21 पुस्तक 21 बुक्स, सोच लो कितनी बड़ी बात है, और लगभग 200 शोध पत्र प्रकाशित कराया। मुद्रा शास्त्र में इनकी रुचि एवं विशेषज्ञता ने पटना विश्वविद्यालय का गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से समृद्ध कर दिया। स्वतंत्रता के पूर्व इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने उन्हें उनकी पुस्तक प्राचीन भारतीय शासन पद्धति के लिए 1000 मुद्रा का पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार ग्रहण करते वक्त इन्होंने कहा था कि मैंने राष्ट्रभाषा समझकर हिंदी की सेवा की है, आर्थिक लाभ के लिए नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इनके मन में अगाध प्रेम था। इन्होंने 1954 में अमेरिका में अतिथि व्याख्याता विजिटिंग फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुलाया गया। इसी वर्ष भारतीय संस्कृति पर व्याख्यान देने वे वेस्ट इंडीज भी गए। डॉक्टर अल्तेकर इतिहास लेखन में किसी वाद से नहीं बंधे हुए थे, किसी पर्टिकुलर लॉबी से बंधे हुए नहीं थे।
ये प्रत्येक क्षण व्यस्त रखने में विश्वास रखते थे। इसी कारण इन्हें हड़बड़िया भी कहा गया। हड़बड़िया मतलब जो हड़बड़ी में रहता है, ऑलवेज इन हरी। इनका मानना था कि जब किसी पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हो जाए तो इसे प्रकाशित कर ही देना चाहिए। इन्हें संवारने का कार्य नए शोध प्रज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। अल्तेकर के शोध का आधार मूलतः साहित्यिक स्रोत था, लेकिन ये पुराभिलेखों एवं मुद्रा शास्त्र के भी ज्ञाता थे। पुरातत्व के क्षेत्र में इन्होंने बिहार में सर्वाधिक कार्य किया है, सबसे ज्यादा। अल्तेकर रूढ़िवादी नहीं थे। नारियों के प्रति इनका दृष्टिकोण उदार था। नारियों की दिशा पर उनके द्वारा रचित पुस्तक से ये साफ पता चलता है कि इनके गांव में घटित सती की घटना ने इन्हें काफ़ी प्रेरित किया था, इन्हें हिला कर रख दिया था। इन्होंने इलाहाबाद के लीडर पत्र में एक लेख छपवाया जिसमें यह साबित किया गया कि वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों और शूद्रों को भी है। यह लेख उसी समय प्रकाशित हुआ जब एक शूद्र लड़की BHU के प्राच्य विभाग में अध्ययन करना चाहती थी और इस कारण इस लेख की चर्चा काशी में खूब हुई। डॉक्टर अल्तेकर ने पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संग्रहित पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए काफ़ी मेहनत किया और इस कार्य में इन्हें बलदेव मिश्र का अपेक्षित सहयोग मिला। इनके संबंध में जगदीश चंद्र माथुर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि मैं अक्सर ताज्जुब करता था कि डॉक्टर अल्तेकर ने अपने सभी ग्रंथ भारत में ही क्यों छपवाए, जबकि उनकी इतिहास विषयक रचनाएं वर्ल्ड लेवल की थी, विश्व स्तरीय थी। क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रकाशित ग्रंथों की जो प्रतिष्ठा थी वह भारत में प्रकाशित ग्रंथों की नहीं थी। तो क्या डॉक्टर अल्तेकर इस बात को नहीं समझ सके? एक बार पूछने पर इन्होंने कहा कि बहुत पहले जब राष्ट्रीयता का दौर आया था तभी मैंने संकल्प लिया था कि इंग्लैंड में अपनी पुस्तकें नहीं छपवाऊंगा। आखिर इतने लोग महंगे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर क्यों खादी को अपना रहे थे? मैं अपने ग्रंथों को तो देसी रूप दे ही सकता था। हालांकि अब परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन संकल्प को कैसे तोड़ूं? डॉक्टर अल्तेकर राष्ट्र प्रेम से सदैव अभिभूत रहते थे। वे खादी का वस्त्र भी धारण करते थे। इनका जीवन बिल्कुल सादा था, लेकिन शोध कार्य में कभी पीछे नहीं रहते थे। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज के चैप्टर में दो साहित्यकारों के, साहित्यकार नहीं, इतिहासकार हिस्टोरियंस के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। एक थे काशी प्रसाद जायसवाल जी, जिनका जन्म 1882 में हुआ और मृत्यु 1937 में हुई है, और दूसरे रहे हैं A.S. अल्तेकर। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। इसमें KP जायसवाल जी का जो जीवन है वो बहुत ही प्रभावित करने वाला है। वो आप स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मायने रखता है, कि जिसमें हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से उनको जीविकोपार्जन चलाने के लिए वकालत का, वकील के पेशे का काम करना होता था, जबकि उनकी अभिरुचि, उनकी बहुत ही तगड़ी रुचि थी, गहरी रुचि थी इतिहास के बारे में खोज करने में, पता लगाने में, और किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में इन दोनों चीज़ों को बैलेंस किया। जीविका के लिए उन्होंने वकालत का काम किया, फिर भी इन्होंने हिस्ट्री के बारे में अपना रिसर्च का काम जारी रखा और उसके बारे में तरह तरह की रचनाएं की, शोध प्रबंध लिखे और भारत सरकार को, बिहार सरकार को अपने शोध के जरिए और हम नागरिकों को भी इन्होंने अपने शोध के जरिए भारत के बीते हुए इतिहास के बारे में अपना सोच बदलने पर मजबूर किया है। उनका ये कहना था कि हम लोग फिलहाल जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये तो अंग्रेज़ों का लिखा हुआ है, जबकि हमारा इतिहास हमारी अपनी खोज से लिखा जाना चाहिए, है ना, कि हम लोग खुद खोज करके देखें कि हमारे पीछे के समय में हमारे देश की सभ्यता में क्या क्या बातें कब कब और कैसे कैसे हुई। और इस चीज़ को जितना अच्छा हम लोग समझ सकते हैं, इस देश में रहने वाले लोग समझ सकते हैं, वो विदेशी लोग थोड़े ना समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, इन सब का संबंध हमारी पुरानी भाषाओं से रहा है, बिल्कुल रहा है ना। तो इस तरीके से KP जायसवाल जी के इतिहास से संबंधित कार्य ने भारत के इतिहास पर बहुत बड़ा असर डाला है। हो सकता है कि हम सब लोग इतिहास की किताबें जो पढ़ रहे हैं, मौर्य काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, उसमें बहुत सारी बातें इनके द्वारा बताई गई हों, तो हमें इन्हें धन्यवाद देना चाहिए, हमें इन्हें याद रखना चाहिए, और ये देश के प्रमुख इतिहासकारों में गिने जाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे, फिर मिलते हैं।